वर्ल्ड कप 2023 जिसमें अपना चौथा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त बेंगलुरु के अंदर मौजूद है और बेंगलुरु के जनाब जो मौसम है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनमें जिस तरह से वायरल इन्फेक्शन जो है वो फैला, तो एक जानिब ये बातें हो रही थी कि क्या पाकिस्तान को अपना जो 11 रुकनी स्क्वाड है वो मिल जाएगा और वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे पाकिस्तान के जो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ने की जो सलाहियत है वो रखते हैं। लेकिन आज जिस तरह से चीजों ने टर्न लिया और पाकिस्तान के जनाब कल के जो प्रैक्टिस सेशन है उसको स्किप करने वाले 6 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी जो हैं वो ग्राउंड में पहुंचते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान का कैंप जो है वो खुशी जो है वो मनाना शुरू कर देता है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि पाकिस्तान का या बाबर आजम का वो सीक्रेट प्लान क्या होगा कि जिसके तहत जो पाकिस्तान टीम है वो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई तरकीब जो है वो सोच रखी है और इसके बारे में एडम जंपा जो है वो जनाब बता चुके हैं। अब जंपा ने किस तरह से पाकिस्तान के जो हैवी वेट्स हैं उनको काउंटर करने की बात की है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन असल टॉपिक जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के वो 11 खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं। क्या इमाम, रिजवान, शादाब और मोहम्मद नवाज को पाकिस्तान रेस्ट करवाए और इनकी जगह पर जनाब जो 3 नए लड़के हैं उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जाए, तो वो 3 लड़के कौन से हो सकते हैं। क्या आगा सलमान को जनाब पाकिस्तान अंदर लेकर आए और पाकिस्तान को एक बैटिंग के अंदर जो ऑप्शन है वो मिल सकता है, या फिर पाकिस्तान जनाब जो बॉलर्स हैं उनको टीम के अंदर लेकर आए ताकि जो चन्ना स्वामी का स्टेडियम है जिसको बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है वहां पर पाकिस्तान किसी ना किसी हद तक जो ऑस्ट्रेलिया है उसको जनाब अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो बड़े छोटे से टोटल के ऊपर पकड़ रहे, और अगर पाकिस्तान बॉलिंग सेकंड करता है तो फिर पाकिस्तान ने जो रन्स बोर्ड के ऊपर लगाए होंगे उनको जनाब चेज करने से रोक सके। सो पाकिस्तान का प्लान क्या हो सकता है और जनाब बेंगलुरु से इस वक्त पाकिस्तान के प्लान के हवाले से खबरें क्या आ रही हैं, वो कौन से 3 प्लेयर हैं जिनको इंजेक्ट करने की टीम के अंदर बात हो रही है, ये सारी डिटेल्स जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब एडम जंपा साहब की जो स्टेटमेंट है वो भी आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ जनाब जो रवैया अहमदाबाद के ग्राउंड में हुआ और खास तौर पर मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर गए और वहां पर जो नारेबाजी लगी तो उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने एक जनाब जो एहतजाज है वो आईसीसी के सामने रखा और एक कंप्लेंट जो है वो फाइल की। लेकिन अब जनाब इनसाइड स्पोर्ट जो एक इंडिया का अखबार है वो कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने जो इनफॉर्मल या प्रोटेस्ट किया है और फॉर्मली जो जनाब कंप्लेंट की है उसका जो रिजल्ट है वो कोई नहीं निकलेगा और भारत को आईसीसी जो है वो आंखें नहीं दिखाएगा। इसके अलावा जनाब जो इनसाइड स्पोर्ट है वो कहते हैं कि जनाब हमारी एक बड़ा जो करीबी बीसीसीआई के अंदर और आईसीसी के अंदर काम करने वाला बंदा है उससे जब डिस्कशन हुई तो उसने कहा कि आईसीसी जो है वो हर कंप्लेंट को, हर मसले को, हर इशू को जनाब बड़ा सीरियस लेता है। लेकिन यहां पर जो अहमदाबाद के ग्राउंड में हुआ इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि आईसीसी जो है वो इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जो ग्रुप है उसके खिलाफ नहीं कर सकता। अब चूंकि वहां पर जो नारेबाजी लग रही थी और जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर हुटिंग की गई कि 1,32,000 में से आप जनाब 32,000 को माइनस भी कर दें कि वो पूरा मन थे, उन्होंने ऐसी नारेबाजी नहीं की, तो फिर भी 1 लाख का जो क्राउड है वो तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को जनाब एक रिलीजियसली या जनाब जो रेसिज्म है उसका शिकार तो कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आईसीसी की रूल बुक में ये नहीं है। आईसीसी की रूल बुक में ये लाजमी शामिल है कि जनाब चाहे जो मर्जी हो जाए और दूसरा मुल्क आपको जिस तरह से मर्जी ट्रीट करे, लेकिन आपने हमारा इवेंट जो है वो खेलने के लिए जाना है। लेकिन ये रूल बुक में नहीं है कि अगर वहां पर आपके प्लेयर्स के साथ बदतमीजी होती है और ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं तो जनाब हमारे तो हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं। और फिर यहां पर इनसाइड स्पोर्ट ने फीफा की एग्जांपल दी कि फीफा जो है वो फेडरेशन, पूरी की पूरी फेडरेशन, पूरे के पूरे ग्राउंड का जो क्राउड है उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता है, लेकिन आईसीसी जो है वो कहता है जनाब जंजीरें जो हैं वो हमारे हाथों पे बंधी हुई हैं। सो इसका कोई भी जो एंड रिजल्ट है वो नहीं निकलेगा। अब आते हैं जनाब एडम जंपा साहब। एडम जंपा ने इस वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंका का जो लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेला, जो ऑस्ट्रेलिया जीता,
इस मैच में 4 विकेटें हासिल की थी। और उससे पहले अगर मैच कीजिए साउथ अफ्रीका की, वहां पर ऑलमोस्ट 70 के करीब रन दिए और 1 विकेट जो है वो उन्होंने सिर्फ निकाली। और जब जनाब चेन्नई के अंदर इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेला था, तो उस मैच के अंदर जो एडम जंपा हैं वो विकेटलेस रहे। हालांकि ऊपर से भारत की जनाब जो 3 विकेटें हैं वो 2 रन पर गालिबन गिर चुकी थी, लेकिन फिर भी जो प्रेशर है वो जनाब एडम जंपा साहब दूसरी टीम के ऊपर नहीं डाल पाए थे, भारत के ऊपर नहीं डाल पाए थे। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ वो रन्स कंटेन करने के लिए नहीं जाएंगे। बाउंड्री छोटी है लेकिन मैं रन्स बचाने की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं विकेट्स की जानिब जाऊंगा और मैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आउट करूंगा। यही जनाब जो स्टेटमेंट है ना, इसी तर्ज की वो इमरान खान के साथ भी मंसूब की जाती है कि जो लेग स्पिनर होता है ना वो विकेट टेकर होता है, उसको अगर 2-4 छक्के पड़ भी जाते हैं ना तो वो विकेट निकाल कर ले जाता है। सो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स है ना, शादाब खान, उनको भी फिर विकेट की जानिब जाना चाहिए। और शादाब की बॉलिंग से ऐसा लग रहा है कि शायद जनाब वो रन्स कंटेन करने की जानिब जा रहे हैं और कंटेन भी नहीं कर पा रहे और विकेट्स भी नहीं ले पा रहे। तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अच्छा, जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक जनाब इमाम उल हक जो हैं उनको जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाफ मैच पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर को खेलना है उसमें रेस्ट करवाई जा सकती है। फखर जमान को जनाब यहां पर पाकिस्तान जो है वो लेकर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनाब इमाम को इतनी जल्दी बाहर निकालना, जब आपको पता है कि फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है, या तो फिर ये हो कि जो जनाब प्रैक्टिस सेशन है उसके दौरान फखर जो है वो बड़ा अच्छा खेल पेश कर रहा है। और इमाम की अगर जनाब पार्टनरशिप चेक की जाए, जो इन्होंने लास्ट 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले इसमें 4 उनकी 50s हैं। सो इमाम को आप जहन में तो ये जरूर रखें कि जनाब शॉर्ट बाउंड्री है, लेकिन इमाम को आप अचानक से आउट नहीं कर सकते, आपको एक रोल इमाम को देना पड़ेगा। और अगर आप इमाम को जनाब बाहर करते हैं तो फिर फखर को आपको रोल देना पड़ेगा कि जिस तरह से अब्दुल रज़ाक ने कहा था ना कि फखर को जाके बोलें कि भैया आप जो आपका नेचुरल गेम है ना वो जाकर खेले, आप रन्स की जानिब ना जाएं कि मैंने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, मैंने सेट होने में टाइम लेना है। आप जाएं पहली बॉल से जनाब जो छक्के हैं वो अपोजिशन टीम को छुड़ाने शुरू कर दे, जिस तरह से शाहिद खान अफरीदी जाते थे कि चल गए तो चांद तक, ना चले तो पहले भी जमीन पर थे। तो इस तरह से पाकिस्तान को फखर जमान और इमाम को रोल्स जनाब उनके बताने पड़ेंगे। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक आ जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक का जो वायरल इंफेक्शन है उसका शिकार हो चुके थे, लेकिन अब उनके बारे में यह इतला आई है कि वो समहाउ जनाब रिकवर कर चुके हैं। आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया है। सो अब्दुल्ला शफीक को हम पाकिस्तान की टीम से आउट नहीं कर रहे। इसके बाद आएंगे बाबर आजम, बाबर आजम के बाद आएंगे मोहम्मद रिजवान जो कि रेस्ट के ऊपर हैं। उन्होंने जो दोनों ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन थे उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया और इनके बारे में अभी तक नहीं कोई खबर आई कंफर्म कि इनको वायरल इंफेक्शन है या क्यों मोहम्मद रिजवान जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा नहीं बन रहे, क्योंकि कल 19 अक्टूबर है और 20 अक्टूबर को पाकिस्तान ने मैच खेलना है। सो पाकिस्तान के पास कल का ही दिन है कि जो उन्होंने प्लानिंग करनी है। यहां तो शायद लग रहा है कि रिजवान जो है वो फुली फॉर्म के अंदर है, उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बड़े मैच से पहले जनाब जो एक गेंद है वो नजर आएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे वहां पर जनाब लंबी बारी लेंगे तो फिर ही आप बड़े मैच के अंदर कुछ कर सकते हैं ना। सो जनाब रिजवान भी ऑटोमेटिक चॉइस है क्योंकि इसके अलावा विकेट कीपर भी नहीं है। फिर आ जाते हैं सऊद शकील। अच्छा, सऊद शकील ने नेदरलैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, फिर श्रीलंका के खिलाफ वो राना बॉल गए और इंडिया के खिलाफ वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब जनाब कुछ जो बातें हो रही है ना उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है कि जो आगा सलमान है ना उनको लेकर आ जाए। लेकिन अगेन यहां पर बात यह आती है कि भाईजान आप सऊद शकील को प्रॉपर चांस क्यों नहीं दे रहे? छोटी बाउंड्री है तो क्या मतलब जो आगा सलमान है वो आते साथ ही हिटिंग शुरू कर देते हैं। और सऊद शकील ने भी कोई ज्यादा गेंदें नहीं ली हुई। सऊद शकील आपको दरमियान में अगर आप ऊपर से कई लड़खड़ाते हैं तो दरमियान में कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देते हैं। और उसके अलावा ये जनाब इमाम के बाद दूसरे आपके पास लेफ्ट हैंड ऑप्शन है। सो लेफ्ट एंड राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा होता है। आप अनलकी रहे जनाब इंडिया के खिलाफ कि आप बैक फुट पर गए, हालांकि फ्रंट फुट पर वो शॉट जो है वो खेलनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त जनाब शायद 1,32,000 लोगों का प्रेशर था और जो जनाब बेंगलुरु का स्टेडियम है वहां पर 1,32,000 का प्रेशर नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सऊद शकील के साथ ही जो प्लेइंग 11 है उसमें जाना चाहिए। फिर इफ्तिखार आ जाते हैं। इफ्तिखार आपके पास ऑटोमेटिक चॉइस है क्योंकि शॉर्ट बाउंड्री है, आपने उनको खिलाना है। फिर आता है मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज जो है वो लेफ्ट हैंड बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इन्होंने जनाब बैटिंग की थी वार्म अप मैच के दौरान वहां पर ये अच्छा खेले थे। सो मुझे लगता है कि अगर आपने उसामा मीर को इंक्लूड करना है
तो फिर पाकिस्तान को नवाज को बाहर नहीं करना चाहिए, बल्कि शादाब की जगह पर जो है वो बाहर करना चाहिए। अगर आप पिच को देखते हैं और पिच जो है वो बॉलर्स के लिए और फास्ट बॉलर्स के लिए फ्रेंडली है, तो फिर वहां पर आप नवाज को आउट करके जो वसीम जूनियर हैं उनको टीम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके बाद नंबर 8 पर आपके पास आ जाते हैं शादाब खान। सो शादाब को तो मुझे लगता है कि रेस्ट करवानी पड़ेगी। अगर आपने जनाब ऑस्ट्रेलिया की तरह सोचना है और विकेट्स के पीछे जाना है, रन कंटेन करने की जानिब नहीं जाना, तो फिर उसामा मीर से बेस्ट ऑप्शन जनाब इस वक्त आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सो आपको उसामा मीर को चांस देना पड़ेगा। और यहां पर चूंकि ब्लैक सॉइल इस्तेमाल होती है, ब्लैक सॉइल की पिच है और ब्लैक सॉइल ऑकवर्ड बाउंस रखता है, सो यहां पर एक ऐसा बॉलर जो विकेट टेकिंग हो, जो गुगली अच्छी करता हो, जो टॉप स्पिन अच्छी करता हो, सो उसके चांस ज्यादा हैं। सो पाकिस्तान को उसामा मीर के साथ जाना चाहिए। प्लस उसामा मीर जो है वो नीचे आकर हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं, पहली बॉल से ही वो छक्के लगाने की जानिब जा सकते हैं। सो पाकिस्तान को जनाब उसामा मीर को ट्राई आउट करना चाहिए। फिर शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं, क्योंकि ये इनके बारे में भी इतलात है कि ये रिकवर कर चुके हैं। सो शाहीन जो है वो भी ऑटोमेटिक चॉइस है, और शाहीन को तो वसीम अकरम ने भी मशवरा दिया है कि भैया आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी जो लाइनर लेंथ है उसके ऊपर फोकस करें, और आपका एक स्पेल जो है वो आपका रिदम जो है वो वापस ला सकता है। सो एक स्पेल को आपने तलाश करना है। आप चीजों को जनाब जब आपके वे में नहीं जा रही होती तो आप बड़ी चीजें ट्राई आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अभी जनाब ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आपने सिंपल खेलना है, जो बेसिक्स हैं उसके ऊपर आकर बॉलिंग करनी है, और अगर आप बेसिक्स के ऊपर बॉलिंग करेंगे तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। फिर आपके पास हसन अली आ जाते हैं। हसन अली जनाब जिस तरह से 3 मैचेस के अंदर विकेट ले चुके हैं, क्योंकि इंडिया के खिलाफ इनको रन पड़े और बड़े जनाब एक ऑर्डिनरी से बॉलर जो है वो हसन अली लग रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वार्म अप मैच खेला था उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। फिर श्रीलंका के खिलाफ भी जो हसन अली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। सो रीजन नहीं बनती कि आप हसन अली को आउट करें। सो हसन अली के साथ पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। फिर हारिस रऊफ आ जाते हैं। हारिस रऊफ भी आपके पास ऑटोमेटिक चॉइस है। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो प्लेइंग 11 बनानी चाहिए वो जनाब इमाम और फखर में से एक होना चाहिए, फिर अब्दुल्ला शफीक होने चाहिए, फिर बाबर आजम होने चाहिए, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर जनाब सऊद शकील, फिर इफ्तिकार अहमद, और अगर पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल है तो वसीम जूनियर, और अगर स्पिनर्स वहां पर कुछ कर सकते हैं तो फिर मोहम्मद नवाज के साथ ही जाना चाहिए, फिर उसामा मीर होने चाहिए, फिर शाहीन, हसन और हारिस रऊफ जो है इनके साथ पाकिस्तान को एक प्लान जो है वो तरतीब देना चाहिए। और जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो प्लान तरतीब दे भी रहा है, और उसामा मीर के पाकिस्तान टीम में इंक्लूड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।